समझेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पिछली वीडियोस में हमने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ को समझा था, लेकिन आज से हम करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है जो पिछले वाले टॉपिक थे उसमें और इसमें क्या हमारा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट as it generated by alternating current in the same circuit for the full time period। वहाँ पर क्या किसके लिए करते थे हम, हाफ टाइम पीरियड के लिए करते थे, लेकिन यहाँ पर किसके लिए करेंगे हम, फुल टाइम पीरियड के लिए ये सब कुछ करेंगे। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हमने क्या चार्ज प्रोड्यूस करते थे दोनों में और फिर उसे कैलकुलेट करते थे कितना एसी में हुआ उतना ही हम डीसी में करते थे, लेकिन यहाँ पर किसके में करेंगे, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो हीट कैसे प्रोड्यूस होगी पहले समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कंडक्टर है और इसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा करंट का एसी सोर्स है, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसमें होगा क्या, जब इसमें एसी सोर्स कनेक्ट हो गया तो इसमें क्या है, करंट आई फ्लो होना चालू हो जाएगा, मतलब अब इसमें करंट फ्लो होना चालू हो गया। तो यदि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या है, उसमें क्या जाएगा, जैसे आपको फॉर्मूला पता है एच इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी होता है। एच मतलब कि हीट होता है। यदि हमारा किसी भी सर्किट में यदि करंट है तो उसमें हीट तो आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस अपना एक किसी वायर को ले लीजिए आप, उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, खुद को करंट को रजिस्ट करता है अपने पास। मतलब जिससे कि यदि आप पतला वायर लीजिए, देखिए जैसे आप घरों में आपके पतले वायर होते हैं तो उनमें क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो वो कैसे गर्म हो जाते हैं, तो गर्म की फॉर्म में क्या उनमें हीट एनर्जी बाहर निकल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर जो कंडक्टर है इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर भी कुछ हीट जनरेट हो रही है। तो हीट कितनी जनरेट हो रही है वो हम मान लेते हैं वो कितनी एच ए सी है, मतलब हीट जनरेट हो रही है अल्टरनेटिंग करंट में। अब क्या करेंगे, जो इतनी हीट इसमें जनरेट हुई है अब सेम हीट हम यहाँ पर एसी सोर्स की जगह यहाँ पर डीसी सोर्स लगा देंगे, मतलब डायरेक्ट करंट, और इतनी ही हीट हम जनरेट करेंगे। इससे फ़ायदा हमें क्या होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में हमें करंट की वैल्यू निकालने में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन हमें पता है डायरेक्ट करंट में कि जो हमें नॉर्मल हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि सेल बैटरी, उन पर लिखा होता है कि इतने वोल्ट का इससे इतना करंट है, इसमें इतना करंट है। ऐसे ही हम इससे यहाँ पर डीसी सोर्स कनेक्ट करके और उतना करंट यहाँ पर लगाएंगे जितना कि इतना हीट हमें सेम अमाउंट में हीट हम डीसी सर्किट में प्रोड्यूस कर सकें, और जिससे हमें पता चल जाए कि कितने करंट में इतनी हीट इससे बाहर निकली है। तो देखिए यहाँ पर हम सेम कंडक्टर एक बनाएंगे, यहाँ पर ये हमारी बिल्कुल सेम सर्किट है, बस इसमें फ़र्क क्या हुआ है, यहाँ पर हमने एसी की जगह डीसी दे दिया, ये हमने यहाँ पर डीसी सोर्स दे दिया। और डीसी सोर्स से क्या हुआ, इसमें भी हमने करंट क्या आई फ्लो कराया, लेकिन यहाँ पर करंट कौन सा फ्लो कराया, आई आर एम एस वाला, क्योंकि हमको क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो ये करंट कौन सा होगा, हमारा आर एम एस वाला होगा, क्योंकि हमको ये तो फाइंड करना है ये कितना करंट हमने दिया जब इसमें इतनी हीट जनरेट हो गई। ये इसकी ये वाली इक्वेशन थी हमारी, इसको हम यहाँ पर चलो अभी इसको मिटाई दिया है। तो इतनी हमें, क्योंकि हमें कुल मिलाकर करंट कैलकुलेट करना है कितना करंट दिया हमें, कि जो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उतनी हीट यहाँ पर ही प्रोड्यूस हो गई, मतलब कि हमने सेम अमाउंट में जितनी हीट इसमें थी उतनी सेम अमाउंट हीट इसमें प्रोड्यूस करा दी। और उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर जो करंट था वो कितना करंट हमने दिया कि इतनी हीट जो इसमें थी सेम अमाउंट में वो इतनी हीट इसमें जनरेट हो गई। तो इससे हमें करंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और यही हमको फाइंड हो जाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि पहले हीट जनरेट इसमें कराते हैं, फिर उसी करंट को हम डीसी में जनरेट कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू आसानी से पता लग जाती है, और यहाँ से हम सेम अमाउंट में ही हीट जनरेट कराते हैं। हीट कैसी होती है यहाँ पर, लेकिन सेम अमाउंट में ही हीट जनरेट होती है, आपको समझने वाली बात है और याद रखने वाली। इतनी होती है, इतनी इसमें हीट जनरेट होती है, उतनी हीट जनरेट इसमें होती है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप करते हैं इसका डेरिवेशन, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाकी डेरिवेशन थोड़ा बड़ा ज़रूर होता है लेकिन ईजी होता है। तो इसके डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एच इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी होता है, ये आपको अभी पता है, कुछ देर पहले हम इसको यूज़ किया था। तो आप क्या करेंगे, हम इसमें स्मॉल अमाउंट के लिए ले लेंगे, पहले मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लेंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए यदि लें तो हीट है वो भी छोटी हो जाएगी, और आई स्क्वायर
आर, और यहाँ पर टाइम भी क्या है, स्मॉल हो जाएगा, तो ये डी टी हो गया। तो ये इक्वेशन है हम जिसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट डी एच बी द स्मॉल amount of heat which would let dh with a small amount of heat in charge d, चलो इतना इसको थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं, लिखते हैं let dh with a small amount of heat in small time dt। हमने डी एच स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस की स्मॉल टाइम डी टी में। तो यहाँ पर अब इक्वेशन रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, डी एच आई स्क्वायर है और आर और डी टी है। तो यहाँ पर आई की आपको इक्वेशन यदि याद हो तो वी नो आपको इक्वेशन यदि पता है तो आई इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ पर आई नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हम आई की जगह पुट कर देंगे, तो डी एच यहाँ पर क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, उसके बाद आर और डी टी आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ से कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आई नॉट साइन ओमेगा टी है इसकी जगह पर क्या होगा, देखिए इसका पहले स्क्वायर हम खोल देते हैं। तो डी एच यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और यहाँ पर आर जाएगा, यहाँ डी टी आ जाएगा। ये हमारी यहाँ से इसकी इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन करना हम चालू कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको लिखेंगे यहाँ पर अब, क्योंकि देखिए अभी हमने किसके लिए किया, स्मॉल स्मॉल पार्ट के लिए किया। लिखाना तो हमें हीट पूरे के लिए, कितनी हीट यहाँ पर लिख ली, तो हीट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करना चालू करेंगे बोथ साइड के लिए। तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ से हमारा डी एच है उसके लिए लिमिट क्या पुट हो जाएगा, 0 से h। ये तो आप यदि 7 चैप्टर पढ़ के पहुंचे यहाँ पर तो आपको पता होगा, जो लिमिट इस तरह पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर डी क्यू होता तो 0 से क्यों पढ़ते, यदि डी भी होता तो 0 से भी पुट कर देते। तो डी एच की लिमिट हो गई 0 से h हो गई। और उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, देखिए जो एक बात तो वैसे तो ये आई नॉट का स्क्वायर और आर ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म में ये बाहर जाएंगे, लेकिन अभी एक बार हम अंदर लिख देते हैं। तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से कितनी होगी, हम किसके लिए कर रहे हैं, फुल टाइम पीरियड के लिए। और पिछली हम जो करते थे एवरेज में क्या करते थे, हम हाफ टाइम पीरियड के लिए करते थे, लेकिन यहाँ पर किसके लिए कर रहे हैं, फुल टाइम पीरियड के लिए करते हैं, मतलब टी के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जाएगा हमारा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी आ जाएगा। ये हमने इतना कर दिया। अब इसको यहाँ पर करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे जो डी का हमारा इंटीग्रेशन होगा तो डी का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं, जो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वो h हो जाएगा, और h होने के बाद क्या है, लिमिट पुट होगी तो 0 से h हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम पुट कर देंगे। और यहाँ से क्या है, जो आई नॉट का स्क्वायर है और r है वो तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है। वहाँ की इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, और लिमिट कितनी 0 से t है, और लिमिट कितनी है हमारी यहाँ से वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कितनी आती है, इसको मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, इतना आप नोट कर लीजिएगा। हमको इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। मैं ऊपर वाली मिटाता हूँ यहाँ से।
तो आपको मैथ में एक फॉर्मूला पता है क्या, जो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर थीटा होता है फॉर्मूले, यदि मैथ में देखें तो थीटा होता है। थीटा मतलब कि एंगल, और यहाँ पर एंगल कितना है ओमेगा, ओमेगा टी है, तो यहाँ थीटा की जगह क्या आ गया, ओमेगा टी आ गया। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा एंगल कितना है, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी आ गया। तो यदि यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड करें तो वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारी इसकी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। फिर एच का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एच का इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अब इसकी लिमिट पुट करना है। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है, एच है, और लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो एच माइनस 0 हो गया। और यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर और आर तो बाहर चल ही रहा है, और अंदर क्या है, 0 फिर 2 लिमिट है, 0 फिर 2 तो हमारी लिमिट आ गई। और यहाँ से क्या होगा, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन है वो कितनी आई, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और नीचे कितना है हमारा 2 है, और ये आ जाएगी डी टी। ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। तो अब क्या करेंगे हम, h माइनस 0 तो कितना आ गया, h ही आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर और r, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो बाहर निकल आएंगे। और 0 से t से क्या करेंगे, अब हम जो 2 है, यहाँ पर 2 है, इसको भी हम बाहर लिख देंगे, क्योंकि ये 2 का भी हमारा इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, अब होगा इंटीग्रेशन इसका। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो dt है जो बाहर लिखा हो, चलो एक बार हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, उसकी बात कर देंगे इंटू। तो यहाँ पर 2 बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना बचा, कॉस 2 ओमेगा टी, अंदर बाहर कितना डी टी बचा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डी टी है इसको हम अंदर इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 डी टी हो जाएगा, और ये कॉस 2 ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। तो इस अगली स्टेप में इस डी टी के अंदर इंटू कर देंगे। एक बार हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो इतना नोट कर लीजिए। अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब इसको यहाँ से मिटा रहे हैं। तो यहाँ से कितना बचा, h, और वो वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आई नॉट का स्क्वायर r और अपॉन में 2 आ गया। और यहाँ से क्या होगा, फिर dt का अंदर इंटू हो जाएगा, तो लिमिट कितनी आएगी यहाँ पे, 0 से t, और एक बार कितना आ जाएगा, 1 dt आ जाएगा, और माइनस में 0 से t फिर लिमिट आएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा cos 2 ओमेगा t, और यहाँ पर भी dt आ जाएगा। अब इन दोनों क्या अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं इनका। तो h आई नॉट का स्क्वायर r अपॉन में 2, और 1 dt का स्क्वायर, 1 dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, 0 से t, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी हमारी, t आ जाएगी, और माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पर 0 से t। इसकी इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t की, मतलब cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है। तो यहाँ पर कितनी आ गई हमारी, साइन 2 ओमेगा टी, और आपको पता है इसके एंगल की इंटीग्रेशन होगी। हम रिस्पेक्ट में किसके इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टी के, तो यहाँ पर एंगल कितना है आपको पता है। यदि डिफरेंशिएशन होती तो यहाँ पर जो 2 ओमेगा है एंगल वो इंटू में जाता, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, वो अपॉन में जाता है। तो यहाँ पे 2 ओमेगा अपॉन में आ गया। ये हमारे यहाँ से इंटीग्रेशन होगा। अभी यहाँ पर इसको मैं इस नीचे वाली को मिटा रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। ये नीचे वाली टर्म को यहाँ से मिटा देता हूँ। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो h है वो तो लिखा रहने देंगे, आई नॉट का स्क्वायर आर टी, ये तो मैथ का मैथ चलता रहेगा। तो यहाँ पे t पे क्या है, हम लिमिट पुट कर देंगे। तो t की जो लिमिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, t, और यहाँ से क्या है हमारी, जो एक बार इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 0 से t आ जाएगी। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जो 1 और 2 ओमेगा है वो तो हम बाहर ले लेंगे, अंदर अब इसकी हम लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर 0 से 2 और साइन 2 ओमेगा टी, यहाँ से इसकी अब लिमिट पुट होगी। तो जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आई नॉट का स्क्वायर आर और t। ये हमने इतना किया। आप देखिए यहाँ पर हम जैसे हमने वहाँ पर किया था t की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर t की हम
लिमिट पुट कर देंगे। तो टी की लिमिट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी हमारी टी है और लोअर लिमिट कितनी है हमारी 0 है। तो यदि यहाँ से इसको हम लिखें तो टी माइनस 0 हो जाएगी, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी माइनस 0 इसकी लिमिट पुट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर करते हैं तो 1/2 ओमेगा, ये तुम्हारा वैसा मैप हो जाएगा, अंदर होगी इंटीग्रेशन, तो अंदर अब लिमिट पुट होगी यहाँ पर। तो जो इंटीग्रेट करके लाए थे हम sin 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा यहाँ पर लिमिट पुट होगी। तो लिमिट पुट किसकी जगह होगी, यहाँ पर t की जगह पर होगी। तो t की जगह पर हम लिमिट पुट कर दें तो कितनी आ जाएगी हमारी sin 2 ओमेगा, और यहाँ पर कितनी t की जगह कैपिटल T आ जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर t की जगह 0 रखते हैं तो सारा 0 हो जाएगा, और लास्ट में कितना बचेगा यहाँ से sin 0 बचेगा। ये हमारा यहाँ से sin 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू वो रखेंगे। तो आपको ओमेगा की वैल्यू पता है कितनी होती है, 2 पाई f होती है। ये आपको पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 2 पाई f होती है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ से आपको एक वैल्यू और पता है, जो f की वैल्यू होती है हमारी 1/t होती है। यदि आप पिछली वीडियो को देख के आ रहे हैं तो आपको पता है जो f की वैल्यू होती है वो कितनी 1/t होती है। तो f की जगह पे यदि हम इसको पुट कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t आएगा। और यही जो ओमेगा यहाँ पर दिया हुआ उसके जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए h I नॉट स्क्वायर r t 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या t माइनस 0 तो कितना बचेगा, यहाँ पे तो 2 बचेगा, यहाँ पे सॉरी t बचेगा, और अंदर यहाँ पर कितना बचेगा 1/2 ओमेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई अपॉन t। तो sin 2 ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा 2 पाई t, और एक t उसके साथ में है ही, ये हमारा t आ गया। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। sin 0 0 आ गया, और यहाँ से क्या हुआ देखिए t से t कैंसिल, और यहाँ से फिर कितना हो गया sin 2 बचा और एक 2 पाई बचा, तो कितना हो गया sin 4 पाई हो गया। और sin 4 पाई आपको यदि पता हो तो sin 4 पाई भी कितना होता है हमारा 0 ही होता है। sin 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती। नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए, कितना sin 4 पाई भी यहाँ से हमारा 0 होता। तो यहाँ से एक टर्म तो पहले 0 हो गई थी sin 0 0, और ये वाली टर्म ही sin 4 पाई हमारी 0 हो गई। तो यहाँ से बचेगा कितना, तो जितना बचेगा वो यहाँ पर मैं नोट करूँगा, इसको आप ऊपर वाली टर्म को लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर करेंगे हम इसको, तो जो वहाँ पर h की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, h इज इक्वल टू में आएगा I नॉट r 2, और यहाँ पर एक t है साथ में, बाकी माइनस के बाद कितना आ जाएगा 1/2 ओमेगा, और यहाँ से कितना sin 4 पाई, और sin 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है और ये भी 0 होती है। तो 0 माइनस 0 तो ये 0 हो गया, और 0 से हम जब इसको 1/2 पाई जो बाहर 1/2 ओमेगा बाहर लिखा था, इससे 0 फिर ये भी इंटू हो जाएगा, तो ये सारी टाइम 0 हो जाएगी। तो जो h बचेगा यहाँ से कितना बचेगा I नॉट स्क्वायर r 2 और t बचेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो 0 था और जिसके इंटू में था तो 1/2 ओमेगा भी 0 हो जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ पे ये इतनी आ गई, और ये h कैंसा है हमारा AC वाला, मतलब हमने जो हीट निकाली वो किसके लिए निकाली, अभी AC के लिए निकाली। अब किसके लिए निकालेंगे हम, आपको पता है हमने फिर क्या किया था, वहाँ पर AC की जगह DC वाला सोर्स दे दिया था। तो अब हम DC के लिए निकालेंगे हीट, तो वो कैसे निकालेंगे आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद इस वाली टर्म के अलावा मैं सारा मिटा देता हूँ। तो अब हम हीट निकालेंगे किसके लिए, DC के लिए। तो हीट निकालेंगे DC के लिए। तो DC के लिए निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, लेट I R M S V the value of DC which would generate same amount of heat। मतलब कि जितनी हीट हमने किस में AC में प्रोड्यूस कराई थी उतनी ही हीट हम DC में प्रोड्यूस कराएंगे,
और जो उसमें डीसी में जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा होगा, आरएमएस वाला। जो हमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी वो वाला आर यहाँ पर जो आई है वो पुट होगा यहाँ पर। तो इसको करते हैं तो आपको यदि यहाँ पर फॉर्मूला पता है जो क्या होता था हमारा H इज इक्वल टू में क्या होता था आई नॉट का स्क्वायर आर टी होता था। तो यहाँ पर आई कौन सा आ गया हमारा, आई आर एम एस वाला आ गया। तो H आई नॉट का यहाँ पर आई आर एम एस का स्क्वायर और आर टी आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। और जो हमारा हीट यहाँ से लिख ली वो किसके लिए लिख ली, डीसी के लिए लिख ली, क्योंकि हमको हीट प्रोड्यूस पहले एसी में करानी थी, फिर उतनी ही हीट हमको डीसी में प्रोड्यूस करानी थी करंट पता करने के लिए कितना आरएमएस करंट उससे फ्लो हुआ कि उतनी हीट जनरेट हुई। तो आपको वहाँ से पता है, वहाँ पर मैं बता भी रहा था, जो हीट प्रोड्यूस होगी दोनों में सेम अमाउंट की होगी। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जितनी हीट हमारी एसी में प्रोड्यूस हुई है उतनी ही हीट हमारी किस में, डीसी में प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो एच डी सी इज इक्वल टू में एच ए सी होगा, मतलब जितनी हीट डीसी में प्रोड्यूस हुई है उतनी हीट एसी में प्रोड्यूस होगी। तो जो एच ए सी है और एच डी सी है, मतलब कि ये एक साइड है और एक साइड है। तो एक साइड यदि दोनों की इक्वल हो जाती हैं, तो तो दूसरी साइड बचती हैं वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। मतलब कि यदि एच ए सी और एच डी सी एक दूसरे के इक्वल आ गए तो जो बची साइड है वाली, इस वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो भी एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो यदि इन दोनों टर्म को हम लिखें साथ में तो जो कितना आ जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर आर टी अपॉन 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा आई का स्क्वायर आर एम एस वाला आई है हमारा, और इसके साथ आर टी है। तो यदि आप यहाँ से देखें तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, आई आर एम एस का स्क्वायर, और यहाँ से कितना बचा हमारा, आई नॉट का स्क्वायर, और नीचे बचा 2। ये हमारे, क्योंकि देखिए यहाँ से आर और यहाँ से आर और यहाँ पे टी और यहाँ पे टी कैंसिल हो गया था, बाकी बचा हमारा इतना। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको जो इस यहाँ पर स्क्वायर है उसको यहाँ से कैसे भी हटाना है। तो उसके हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको करेंगे, बस अब ये होने वाला है। तो यदि हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम इसको स्क्वायर हटाना है तो हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट से क्या है, स्क्वायर से आपको पता है रूट कैंसिल हो जाता है, बाकी ये टर्म हमारी यहाँ से बच जाएगी। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए ये रूट लग जाएगा, आई आर एम एस के इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर ये सेम प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर ये आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर रूट लग जाएगा, और यहाँ पर 2 का रूट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी अंदर कितना बचेगा, आई आर एम एस बचेगा, और जो आई नॉट का स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आई नॉट, और रूट 2 का रूट 2 बचेगा। तो ये हमारी यहाँ पे जो वैल्यू हमको फाइंड करनी थी वो फाइंड हो गई आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। तो ये आर एम एस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट होती है। समझ में आया आपको, इजी डेरिवेशन तो थोड़ा लंबा था लेकिन आपको पूरा समझ में आया होगा। तो यदि आप यहाँ पर चाहें उसकी और वैल्यू, जैसे कि हमने अल्टरनेटिंग करंट में की थी, तो वहाँ पर क्या था हमारा पाई था, लेकिन यहाँ पर रूट 2 है। तो रूट 2 की वैल्यू यदि आपको पता है तो वो कितनी होती है, 1.414 होती है। तो यदि आप इस चीज़ को डिवाइड करें तो आपको आई आर एम एस की जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी यहाँ से फाइंड हो जाएगी। यदि आपको ऐसा करना है तो आगे सॉल्व करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। रूट 2 की वैल्यू जो 1.414 होती है वो आप पुट करके आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमको यदि एमपी बोर्ड पर देखें तो इतना ही आता है, लेकिन यदि परसेंटेज चाहें तो ये आप यहाँ से इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, ये आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।